वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? बच्चों आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी गाइस? एम आई ऑडिबल टू यू? ओके विनम्रता, ओके अंकिता साहा, ओके होम मिनिस्टर साहब, ठीक है चलो बढ़िया। ओके तो मुझे याद दिलाओ, हमने लास्ट क्लास में कहां तक किया था? हमने रेडियस रेशियो देखा, रेडियस रेशियो। हमने फिर कुछ क्वेश्चंस लिखे थे कि एक प्लेन में कौन कौन सी वॉइड आएंगे, एक प्लेन में कुछ डिफरेंट एमसीसी में अलग अलग प्लेन देखे, उन प्लेन्स में ऑक्टेड्रल वॉइड आ रही है या नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे राइट। ओप्पो A53 कह रहा है कि हमने किए थे। ओके ठीक है तो CR7 को लगता है याद नहीं है, अपने नोट्स खोल के देखो जिसमें मैंने पिक्चर भी शेयर की थी। मेरे को याद आ गया, मैंने ग्रुप में कुछ फोटो शेयर किया था ताकि जो लास्ट लोग जो नोट नहीं कर सके थे। ग्रेट ग्रेट, मेरे को याद आ गया। ओके ठीक है बहुत अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते। आपका जो टेस्ट का सिलेबस है ना जो कल, उसमें सिर्फ जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं आएगा। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो टेस्ट में नहीं आएगा। So today's topic of discussion is structures of ionic solids. ये चैप्टर कब खत्म होगा? ये चैप्टर अभी नहीं खत्म होगा, इसमें टाइम लगेगा, नेक्स्ट वीक खत्म होगा, कमिंग वीक में ये खत्म होगा। टेस्ट में कहां तक आएगा? रोहित सिंह तुमने सुना नहीं? अभी क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया कहां तक आएगा, तब अपने ग्रुप में लोगों से पूछिए कहां तक आएगा, सर ने क्या बताया। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स में अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने 4 तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़े। 4 तरह के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पढ़ने आपने? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिसको स्पेलराइट भी कहते हैं, स्पेलराइट स्ट्रक्चर, वुडसाइड स्ट्रक्चर of zinc sulfide, fluoride structure, जिसको AB2 टाइप कहते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, A2B टाइप, और फिर डायमंड स्ट्रक्चर। हालांकि डायमंड स्ट्रक्चर को हम कोवलेंट सॉलिड में काउंट करेंगे, आयनिक सॉलिड में काउंट करेंगे। ये 5 तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, 5 या 6 तरह के स्ट्रक्चर, और एग्जाम में जब भी कभी आएगा यहीं से आएगा। आप लोग कह रहे हो कि आवाज कम आ रही है, okay let me check my connection. हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? इज दैट फाइन? अब ठीक है? अब आवाज आ रही है? हेलो, अब ठीक है? ओके
रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, वुडसाइड स्ट्रक्चर, क्लोराइड, एंटी क्लोराइड एंड कोवलेंट स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले सीखेंगे रॉक सॉल्ट। और ज्यादातर सवाल जब भी ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में डेफिनेटली। तो पहले रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब मैं वर्ड बोलूंगा ना रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, इसको ऐसे लिखा जाएगा एबी टाइप स्ट्रक्चर। पर बच्चों यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है ये ए लेयर ये बी लेयर, जो हमने एबी पैकिंग एबीसी पैकिंग बात की थी उसकी बात नहीं। एबी टाइप स्ट्रक्चर का मतलब जिसमें केटायन ए है और एनायन बी है, लाइक सोडियम क्लोराइड, sodium 1 chlorine 1, there is only one Na plus and one Cl minus. This is cation A positive, B negative is anion. तो AB type structure मतलब rock salt structure, right? अब कोई अनुराग कुमार कह रहा कि आवाज नहीं आ रही, पर मैंने अभी जब क्लास को जस्ट लॉग इन किया था तो आवाज तो आ रही थी, मैंने चेक किया दूसरे डिवाइस पे। अच्छा, झड़ झड़ की आवाज आ रही है, ओके, फैन की आवाज आ रही है। आप बताओ, मैं फैन ऑफ कर रहा हूं, आप बताओ आवाज ठीक आई या नहीं? चलो और बताओ क्या हाल है। अब आवाज चेक करके देखते हैं, चेक चेक चेक, मैंने पंखे बंद कर दिए, अब आवाज आ रही है सही। वो झर झर की आवाज फैन की होगी, ठीक है, ओके। ओके है, सुन सकते हो, प्रॉपर आ रही है आवाज, करूं स्टार्ट? ठीक है। तो यहां पर जब मैं एबी स्ट्रक्चर बोलूंगा, एबी स्ट्रक्चर, एबी टाइप सॉलिड, तो इसका मतलब कोई ऐसा आयनिक सॉलिड जिसमें केटायन और एनायन का रेशो आपस में 1:1, यानी कि एक सोडियम आयन एक क्लोराइड, लाइक पोटाशियम क्लोराइड KCl, एक पोटाशियम के पीछे एक क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड Li पॉजिटिव I माइनस, बेरिलियम ऑक्साइड Be2 प्लस O2 माइनस, यानी कि एक केटायन एक एनायन 1:1 रेशो में, अगर दो केटायन तो दो एनायन। So that is the meaning of AB type structure. I think this is clear to you. जब भी मैं बोलूं AB type solid, मतलब जितने केटायंस की संख्या उतने ही एनायंस की संख्या, तो उनका रिलेटिव रेशो 1:1 है, उनके नंबर ऑफ आयंस का रेशो 1:1 है। तो अब इसको बनाना कैसे, पहले अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ एक बड़ा वाला 3 डायमेंशनल क्यूब बनाना आपने, मेरे साथ साथ बनाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको भी ये बड़ा क्यूब, बड़ा 3 डायमेंशनल लैटिस बनाना आता हो। तो अपनी कॉपी में पहले एक बड़ा क्यूब बनाओ, एक ऐसे बड़ा क्यूब, और मेरे साथ साथ चलेगा आपका पेन, बड़ा क्यूब, मेक अ बिग क्यूब, बना लिया? जल्दी से जल्दी मुझे बताते जाना, हाँ सर डन, क्योंकि सबको नहीं आता होगा ये बनाना। अब देखो मैं क्या करने लगा, इसके पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन यहां खींच लो, इसके पैरेलल ये पैरेलल लाइन, फिर इसके पैरेलल भी खींच लो, यहां मिडल पॉइंट से, जहां मिड पॉइंट है वहां से, पूरी एज के मिड पॉइंट से, एज के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन इसके पैरेलल खींचो, इसके पैरेलल लाइन। डन, हरी अप, फास्ट, और टेक्स्ट करते जाना मेरे को। अब इसको ज्वाइन कर दो इसके साथ, ज्वाइन कर दो, एक पैरेललोग्राम बना दो, पैरेललोग्राम। गुड, डन। अब इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल यहां खींचो, इसके पैरेलल
और इसी तरह इसके पैरेलल। टू पैरेलल लाइन टू दिस इज पैरेलल टू दिस, इस लाइन के पैरेलल। अब इनको ज्वाइन कर दो। अब इनको ज्वाइन कर दो। अब यहां पर इस एज का सेंटर, इस एज का सेंटर, इस एज का सेंटर, इस एज का सेंटर और इस एज का सेंटर, डॉट्स बना दो, ये 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और एक स्क्वायर बना दो। इसे इससे ज्वाइन किया, इसे इससे ज्वाइन किया, इससे ज्वाइन किया एंड ज्वाइन इट, एक स्क्वायर बन जाएगा। इस एज का सेंटर, इस एज का सेंटर, इस एज का सेंटर, इस एज का सेंटर कर दिया। अब ध्यान से, अब ये पॉइंट्स देखो कौन सी, 1.1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 पॉइंट्स देखो। यहां पर, यहां जहां ये दो लाइंस कट कर रही है, ये पॉइंट ऑपोजिट वालों को ज्वाइन करना है। इसके ऑपोजिट इसे ज्वाइन कर दो, इसके ऑपोजिट इसे ज्वाइन कर दो और इसके ऑपोजिट इस सामने वाले को ज्वाइन कर दो। ऑपोजिट टू ऑपोजिट, ऑपोजिट टू ऑपोजिट। अब लास्ट में यहां से एक डायगोनल बनेगी, यहां से यहां तक, इसके पैरेलल लाइन। ये आपका पूरा 3 डायमेंशनल लैटिस बन गया। सबको क्लियरली हो गया ना कैसे बनाना है? हम इसको 4 5 6 बार बनाएंगे, डोंट वरी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अपने आप बनाना आ जाएगा ड्राइंग। अब जो काम मैं करने लगा हूं, आपके हाथ में 2 पेन हो जाए, एक ब्लू कलर, एक रेड कलर या ग्रीन कलर, अलग अलग कलर। ये पूरा क्यूब, पूरा यूनिट सेल की ये लेंथ मैंने ए मान ली है, ए। ये पूरा एक यूनिट सेल माना जिसकी लेंथ ए है, हाइट ए है और विड्थ ए। ये पूरा बड़ा क्यूब मेरा यूनिट सेल है, बड़ा क्यूब। मिनी क्यूब की बात नहीं कर रहा मैं, बड़े क्यूब की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं ब्लैक कलर के सर्कल से कुछ एटम्स ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बताओ, मैंने एटम्स को कॉर्नर पे रख दिया। Cl, ये मेरे जो एटम्स हैं, क्या आपको ये कॉर्नर पे दिख रहे हैं बड़े क्यूब के? क्योंकि आप एज्यूम करो कि ये पूरा एक क्यूब है, बस उसके अंदर के मिनी क्यूब मत देखना, बस आप देखो कि ये बड़ा क्यूब है। बड़े क्यूब के हर कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों कॉर्नर पे मैंने एक एटम रख दिया। ये कौन है? ये Cl माइनस। Cl माइनस इज प्रेजेंट at every corner and at face center, at every face center। तो फेस सेंटर देखो कौन, टॉप फेस का सेंटर, टॉप फेस का सेंटर। राइट फेस का सेंटर, बॉटम फेस का सेंटर, लेफ्ट फेस का सेंटर।
और बताओ कौन से फेस सेंटर रह गए? लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, टॉप आ गया, बॉटम आ गया, फ्रंट और बैक। ये फ्रंट फेस का सेंटर, इस फ्रंट फेस का सेंटर ये रहा, बैक फेस का सेंटर यहां रहा। तो क्लोराइड की पोजीशन कहां कहां है? क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एट फेस सेंटर। तो Cl नेगेटिव इज मेकिंग FCC लैटिस, क्योंकि FCC की डेफिनेशन क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। when ions are present at the every corner and same ions are present at every body center। तो ये हमने किसकी पोजीशन रखी? Cl माइनस की। तो अब कोई मुझे ये कह दे, हाउ मेनी नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस पर यूनिट सेल? नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे? अब हमें उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखनी है। कॉर्नर की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 कॉर्नर की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 और 6 फेस सेंटर की कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ, टोटल 4 Cl माइनस पर यूनिट सेल। तो पूरे एक यूनिट सेल में देयर आर 4 क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल। तो अब ये बताओ पूरे यूनिट सेल में नेगेटिव चार्ज कितना होगा? अगर एक Cl पे -1 चार्ज है, -1 चार्ज, तो 4 Cl पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? पूरे यूनिट सेल में -4 चार्ज। लेकिन हमें पूरा यूनिट सेल न्यूट्रल चाहिए। आयनिक सॉलिड्स आर ओवरऑल न्यूट्रल। तो अगर -4 चार्ज है, -4, उसे बैलेंस करने के लिए कितना पॉजिटिव चार्ज चाहिए ताकि टोटल चार्ज 0 हो जाए? +4। -4 है तो +4। अब एक सोडियम पे कितना चार्ज है? +1। +1। तो फिर कितने सोडियम लेने पड़ेंगे ताकि टोटल पॉजिटिव चार्ज +4 हो जाए? 4 सोडियम लेने पड़ेंगे। इसलिए अगर आपको कोई पूछे कि NaCl के एक यूनिट सेल में कितने क्लोराइड हैं? 4। कितने सोडियम आयन है? 4। सो टोटल नंबर ऑफ Na+ ions per unit cell should be 4 to balance net -4 unit charge of all 4 Cl minus। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? क्योंकि पूरे यूनिट सेल में 4 क्लोराइड है, तो हर क्लोराइड का चार्ज -1 है, तो 4 क्लोराइड का चार्ज -4 है, और आयनिक सॉलिड ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो केटायन का टोटल, केटायन का जितने भी केटायन है उनका टोटल चार्ज +4 होना चाहिए। अब क्योंकि एक सोडियम पे +1 चार्ज है और हमें टोटल +4 चार्ज चाहिए, तो हमें ऐसे 4 सोडियम आयन पर यूनिट सेल की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो मैंने आपको ये डाटा दिया, radius of sodium plus to the radius of Cl minus is 0.54। ये रेडियस रेशो मान लो मैंने आपको दी। तो मुझे बता सकते हो सोडियम पॉजिटिव कौन सी वॉइड में बैठे? रेडियस रेशो नियम के आधार पे अगर आपके पास केटायन और एनायन का रेडियस रेशो आपको दे दिया जाए, तो क्या आप बता सकते हैं कि सोडियम पॉजिटिव कौन सी वॉइड में बैठा होगा? वेरी गुड CR7, वेरी गुड सचिन, ग्रेट सूर्यांश, एक्सीलेंट। सो सोडियम पॉजिटिव शुड बी प्रेजेंट एट octahedral void। अगर सोडियम प्लस एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो उसके सराउंडिंग में कितने आयंस उसको टच कर रहे हैं? अगर सोडियम प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो उसके सराउंडिंग में उसको कितने आयंस टच करेंगे? 6। यानी कि सोडियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस is 6। पर सोडियम तो केटायन है, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन टच किसको करेगा? पॉजिटिव को या नेगेटिव? केटायन शुड टच एनायन या केटायन शुड टच केटायन?
ऑब्वियसली बोलो सर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब सोडियम प्लस जहां भी बैठेगा उसके नियरेस्ट नेबर में 6 क्लोराइड उसको टच करेंगे। जहां भी सोडियम प्लस होगा ना, उसे सराउंडिंग में 6 Cl माइनस बराबर डिस्टेंस पे टच करेंगे। अब मुझे ये बताओ, एक एफसीसी में आपने अपना जो ज्ञान अभी तक अर्जित किया है मेरे द्वारा, इस पूरे सॉलिड स्टेट में जब आपने एफसीसी पढ़ा था, तो मुझे ये बताइए ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां कहां होती थी? ऑक्टाहेड्रल वर्ड एक एफसीसी अरेंजमेंट में कहां कहां आती थी? Z4-2 का आंसर गलत है। CR7 का आंसर छा गया। अनुराग दीक्षित बल्ले बल्ले। श्वेता राज वेरी गुड। कृष्णा यादव का अभी तक का बेस्ट आंसर आया कंप्लीट। निशांत का बहुत ही घटिया आंसर आया, बिल्कुल ही बेकार का आंसर। राजेश झा वेरी गुड, शाबाश। हर एज के सेंटर पे, हर एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर, हर एज सेंटर और हर बॉडी के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड आती थी। और टेट्राहेड्रल वर्ड कहां आती थी? हर बॉडी डायगोनल पे दो दो, कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस 1/4 पे, पूरे बॉडी डायगोनल की 1/4 डिस्टेंस पे दो दो टेट्राहेड्रल वर्ड आती थी। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां आती थी? बॉडी के सेंटर पे, और ये जो पूरा एज है, इस पूरे एज का सेंटर। तो अब मैं यहाँ पर अलग कलर से, रेड कलर से, आप भी रेड कलर से लगा दो, सोडियम को हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड में रखने लगे हैं, यानी कि सोडियम प्लस एज के सेंटर पर होगा और बॉडी के सेंटर पर होगा। दिस इज एज सेंटर, 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 दिस इज एज सेंटर। और भी कहीं आएगा? अगर हर एज के सेंटर पे सोडियम प्लस आएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड में, तो कहीं और भी आना? बिल्कुल आना चाहिए। अंकिता ने सही कहा है, बॉडी सेंटर पे बनाओ। क्यों बनाओ अंकिता, ये भी मेरे को मेंशन कर दे, क्यों बनाओ बॉडी सेंटर पे? क्योंकि सोडियम प्लस को ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे रखना है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां कहां आती है? बॉडी सेंटर पे और हर एज के सेंटर पे। तो अब इस इतनी सुंदर सी ड्राइंग में आप एक चीज देख पा रहे हो, कितनी शानदार इस आकृति में अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आपको ये फील आएगी, अगर ये Cl माइनस है तो ये सोडियम है, ये Cl माइनस है, फिर सोडियम है, फिर Cl माइनस है, सोडियम है, 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 Cl माइनस, सोडियम, Cl माइनस, सोडियम, Cl माइनस। हर बार क्या चीज फॉलो हो रही है? किसी भी एक तरफ से शुरू हो जाओ, ऑल्टरनेटिवली एक केटाइन एक केनाइन, एक केटाइन एक केनाइन, जैसे ऑल्टरनेटिवली आ रही है। Cl फिर सोडियम फिर Cl, फिर सोडियम Cl, सोडियम Cl, सोडियम Cl, कहीं भी जाओ हर बार क्लोराइड के साथ नेक्स्ट पोजीशन पे सोडियम आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, इन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl sodium ion and chloride ion are alternatively present to each other? Alternately they are present to each other. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, और ये अच्छा ये फोर्थ पॉइंट था, सॉरी ये फिफ्थ पॉइंट था। तो फिर ये सिक्स पॉइंट, ऑल Cl माइनस एंड Na प्लस आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिंग टू ईच अदर। पर अगर कोई आपसे ये पूछे हाउ मेनी सोडियम आयंस पर यूनिट सर, नंबर ऑफ N प्लस Na प्लस पर यूनिट सर, कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ हर ऑक्टाहेड्रल वर्ड की। बॉडी सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वर्ड का फुल कंट्रीब्यूशन है 1,
और हर एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना था? एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/4। और हर एज पे सोडियम आया, हर एज के सेंटर पे सोडियम आया, तो 12 सोडियम जिनकी कंट्रीब्यूशन 1/4 है और एक ऑक्टाहाइड्रल वाइड बॉडी सेंटर पे सोडियम की कंट्रीब्यूशन 1 है, तो आया ना 4 सोडियम पर यूनिट सेल। यही तो बोला था। ये पॉइंट देखो, टोटल नंबर ऑफ Na प्लस पर यूनिट सेल शुड बी 4। अब आपसे यदि कोई आपसे ये सवाल पूछे, जो कि बोर्ड में पूछा जाएगा, जो कि बोर्ड में पूछा जाएगा, सोडियम प्लस अगर ये है, ये सोडियम प्लस, आप मुझे बता सकते हो इसकी सराउंडिंग में ये कितनी दूर है? अगर ये पूरी लेंथ ए है, ये पूरी लेंथ ए, और सोडियम प्लस से की कितनी दूर है? a/2। ये a/2, क्या ये a/2, 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 a/2? तो सोडियम प्लस कितने क्लोराइड को टच करें? सोडियम आयन टचिंग टू 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 6। यानी कि एक सोडियम के अराउंड इन लोगों ने मिलके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना दी। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ये भी इससे ज्वाइन कर दो, कर दो। क्या आपको ये फील आई है 3 डायमेंशनल ऑक्टाहेड्रल की? कि हर सोडियम के राउंड 1 2 3 1 2 3 टोटल 6 क्लोराइड टच कर रहे हैं सोडियम को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 6। यस और नो? बोलो यस से यस कि यस सर, सोडियम प्लस को a/2 डिस्टेंस पे क्लोराइड टच कर रहा है। सोडियम प्लस को a/2 डिस्टेंस पे क्लोराइड टच कर रहा है। तो क्या मैं अगर क्लोराइड की बात करूं, ये तो सोडियम की बात होगी, अगर मैं किसी क्लोराइड की बात करूं, इस क्लोराइड की बात करते हैं, इससे सोडियम कितनी दूर है? a/2, ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2। बैक, फ्रंट, राइट, लेफ्ट, टॉप, तो क्या कोई बॉटम में भी होगा? अगर राइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो लेफ्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, राइट फ्रंट जेड एक्सिस पे, लेफ्ट पीछे जेड एक्सिस पे, ऊपर जेड एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो नीचे भी तो वाई एक्सिस पे कोई होगा। तो मैं यहां पर इस डायग्राम से बाहर निकल के यहां बता रहा हूं कि ये किसी दूसरे यूनिट सेल का सोडियम है, दूसरे यूनिट सेल का। तो मुझे बताओ बच्चों, क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो 6 हुआ, इसको भी तो ये 6 सोडियम टच करेंगे। ये सोडियम 2, ये 3, ये 4, और ये 2 आगे पीछे वाले 6। ये भी तो एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो मुझे अगर आपसे मैं इससे रिगार्डिंग अगर आपके क्वेश्चन आ गया जेई मेंस में, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस, तो आप क्या जवाब दोगे? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस? 6। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस? 6। अब मेरा अगला सवाल ध्यान से सुनना। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज आयंस? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑपोजिट चार्ज आयंस? नियरेस्ट ऑपोजिट चार्ज आयंस a/2।
तो इसके लिए नियरेस्ट डिस्टेंस ये a/2 है। अच्छा, हाउ मेनी सोडियम आयंस पर यूनिट सेल? हाउ मेनी सोडियम आयंस पर यूनिट सेल? 4। हाउ मेनी Cl माइनस पर यूनिट सेल? 4। अच्छा, फिर अब अगले जवाब देना, सोच के बताना। आर यू गाइज रेडी फॉर दिस क्वेश्चन टू गिव मी द राइट आंसर? हाउ मेनी टोटल आयंस पर यूनिट सेल? हाउ मेनी टोटल आयंस पर यूनिट सेल? वेरी गुड, 8। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछूं, हाउ मेनी NaCl यूनिट पर यूनिट सेल, आप क्या जवाब दोगे? चार सोडियम है, 4 क्लोराइड है, टोटल तो 8 आयंस है, पर मैंने पूछा NaCl यूनिट कितने हैं? आंसर विल बी 2। क्यों? क्योंकि एक Na पॉजिटिव, एक Cl माइनस को बोल रहे 1 यूनिट, फिर दूसरा सोडियम, दूसरा क्लोराइड, सेकंड यूनिट, तीसरा सोडियम, तीसरा क्लोराइड, थर्ड यूनिट, फोर्थ सोडियम, फोर्थ क्लोराइड, 4 यूनिट NaCl के। इस पूरे एक यूनिट सेल में 4 आयंस हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन 1 यूनिट सेल देयर आर 4 NaCl आयंस। क्या मैं ये लिख सकता हूं, अगर ये सोडियम का कुछ रेडियस होगा, ये क्लोराइड का रेडियस होगा, क्या मैं ये लिख सकता हूं, रेडियस ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड इज इक्वल टू a/2? इफ दिस डिस्टेंस इज a, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस मिला के ये दोनों टच कर रहे होंगे, तो ये हाफ ऑफ द एज लेंथ होगी। ये बहुत बहुत बड़ा महंगा न्यूमेरिकल आपको मिलेगा एग्जाम में, जो आप गलत नहीं करके आओगे। यदि आपको क्वेश्चन में ये दे दिया गया, सोडियम का रेडियस और क्लोराइड के रेडियस का टोटल दे दिया जाए, तो आप इस पूरे यूनिट सेल की एज लेंथ बता के आओगे। तो इससे रिलेटेड आपके जो फिक्स पक्के पक्के क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आते हैं, हाउ मेनी सोडियम पर यूनिट सेल? 4। हाउ मेनी Cl माइनस पर यूनिट सेल? 4। who is present at which void? Sodium ion is present at octahedral void. Where is the octahedral void? At every body center and at every edge center. Where is chloride? At corner and at face center. What is coordination number of sodium ion? Sodium ion is touched by 6 chloride. What is coordination number of Cl minus? It is touched by 6 sodium ions. बोलो, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद भी हो गई, रट गई। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, याद। अब अगर मैंने आपसे ये पूछा, बताओ इस यूनिट सेल की डेंसिटी बताओ। अगर मैंने आपसे पूछा डेंसिटी बताओ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ NaCl यूनिट, डेंसिटी होती है मास ऑफ यूनिट सेल, सॉरी, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट। अगर इस पूरे यूनिट सेल की एज लेंथ पता है A, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? A क्यूब। A क्यूब इज द वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ, हाइट। यूनिट सेल का मास किसके कारण है? मास यूनिट सेल का है मास ऑफ 4Na प्लस एंड मास ऑफ 4Cl माइनस। तो कि 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड का मास है। कैसे निकालूं 4 सोडियम आयन का मास? अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, तो एक आयन का मास क्या होगा? एक आयन का मास, गिनती में एक आयन का मास। अगर सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो 23 ग्राम में कितने सोडियम आयन है? सोडियम आयंस की क्वांटिटी 4 सोडियम आयंस के मास के बारे में बताना। तो मैंने अगर आपसे पूछा 4 आयंस का मास चाहिए, सिर्फ 4 आयंस का मास,
तो आप बोलोगे 4 टाइम्स ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विच इज 23 डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर प्लस, क्योंकि ये एक सोडियम आयन का मास है एक, तो फिर 4 क्लोराइड का भी तो मास चाहिए, मास ऑफ 4 क्लोराइड। मास ऑफ 4 क्लोराइड क्या लिखूंगा, 4 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ईच क्लोरीन विच इज 33.5 डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर, ये टोटल मास डिवाइड बाय AQ। तो मैं ये ऐसे लिख दूं 4 इंटू ग्राम एटॉमिक मास 23 प्लस 4 इंटू 35.5 डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर कॉमन इंटू AQ। पर मुझे याद देख करके बताओ, जब हमने डेंसिटी के न्यूमेरिकल किए थे मैंने आपको क्या बोला था, एज लेंथ को किस यूनिट में रखना, एज लेंथ को किस यूनिट में रखना, क्या बताया था, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में, क्योंकि डेंसिटी ज्यादातर हमेशा हमें किस यूनिट में मिलेगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट ये, एक यूनिट सेल में कितने यूनिट है, NaCl की 4 यूनिट, मतलब एवरी 4 NaCl मॉलिक्यूल मेक्स 1 यूनिट सेल, एवरी 4 NaCl मॉलिक्यूल मेक्स 1 यूनिट सेल। तो अगर मैंने कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 117 gram NaCl we have say 117 gram NaCl, how many unit cells will be present, करके दिखाओगे, न्यूमेरिकल आ गया, in 113 gram NaCl how many unit cells are present। इस वक्त मुझे स्क्रीन पे जितने भी आंसर मिल रहे हैं सबके सबके आंसर गलत आ रहे हैं। मैंने यूनिट सेल पूछे, यूनिट सेल, यूनिट सेल की संख्या, NaCl यूनिट की बात नहीं की मैंने तो यूनिट सेल की संख्या पूछी है। 4 मॉलिक्यूल NaCl के एक यूनिट सेल बनाते हैं, 4 मॉलिक्यूल मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं। चार मॉलिक्यूल मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं। तो अगर 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड, मेरे पास इस वक्त सबके आंसर गलत आ रहे हैं, सबके, अभी तक एक भी बच्चे का ठीक आंसर नहीं है। कौशिक ने बोला 0, गलत। सबका आंसर मेरे पास आ रहा है हाफ या 2, गलत है। सबसे पहले ये चेक करो 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड में कितने NaCl मॉलिक्यूल, पहले मुझे ये बताओ 117 ग्राम अगर NaCl है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl कितने होंगे, कैसे निकाले मोल कंसेप्ट से। इसका मॉलिक्यूलर मास है 58.5, 58.5, तो हम बोलेंगे 117 ग्राम मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मोलर मास से डिवाइड करके ये आएंगे 2 मोल NaCl। 2 मोल NaCl का मतलब 2 इंटू एवोगेड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। अब मैं बोलूंगा एवरी 4 मॉलिक्यूल NaCl, 4 molecules of NaCl are present in 1 unit cell। एक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल है। हाउ मेनी NaCl यूनिट पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल मतलब एक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल, तो फिर एक मॉलिक्यूल NaCl का 1/4 यूनिट सेल बनाएंगे, तो फिर टोटल 2 इंटू एवोगेड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स विल मेक हाउ मेनी यूनिट सेल, आंसर इज
half into Na number of units. Na by 2, इसलिए किसी भी का आंसर ठीक नहीं था. Highly disappointed. This is wrong. अब क्लैरिटी मिल गई? नहीं सीतांशु, तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक नहीं था बेटा. तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीध नहीं ठीक बताया. फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी ने मुझे ठीक नहीं बताया. ना विनम्रता ने, ना अंकिता ने, ना सीतांशु ने, ना सार्थक ने, ना प्रखर ने. अब ध्यान से सुनो, जो चीज मुझे समझानी है आपको, एक इंटरेस्टिंग सी चीज सिखानी है. ध्यान से समझना. आपने ये नाम सुना है, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस. अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस नहीं. अब मैं एक नया वर्ड यूज करूंगा, फॉर्मूला यूनिट. क्या? फॉर्मूला यूनिट. अब वो क्या होता है, ध्यान से सुनो. अच्छा, अगर मैंने आपको ये बोला कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है सोडियम, 2 मॉलिक्यूल है CO2 के, ये तो बड़ी आराम से समझ में आता ना, 2 मॉलिक्यूल CO2. अगर मैंने कभी ऐसे बोला 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के, ये भी समझ में आएगा. यानी कि मैं सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं. जब भी कभी कोई आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, उसके 2 मॉलिक्यूल हो या 4 मॉलिक्यूल हो, उनको मॉलिक्यूल नहीं बोलते, उनको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl. उनके लिए वर्ड नहीं बोलते मॉलिक्यूल का, इसके लिए बोलते मॉलिक्यूल, क्योंकि ये कोवलेंट है, ये आयनिक है. इसलिए अगर मैंने आपसे कभी भी पूछे, ऊपर जो लिखा है हाउ मेनी NaCl यूनिट, बेसिकली NaCl मॉलिक्यूल. जब मैंने बोला 8 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl, मतलब 8 मॉलिक्यूल NaCl. बोलो ये बात समझ में आई या नहीं? जो वो ऊपर लिखी लाइन है, हाउ मेनी NaCl यूनिट, वो NaCl यूनिट का मतलब NaCl फॉर्मूला यूनिट. NaCl फॉर्मूला यूनिट का मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NaCl. तो एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल थे? पूरे इस ड्राइंग में जो हमने 3 डायमेंशनल बनाया था, एक यूनिट सेल में 4 सोडियम आयन थे, 4 क्लोराइड आयन थे, मिलके 4 मॉलिक्यूल थे. गिनती थी मॉलिक्यूल की, लेकिन मॉलिक्यूल वर्ड नहीं बोलना उनके लिए बोलना 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल. इसलिए जब मैंने 117 ग्राम NaCl बोला, तो पहले मैंने मोल बना के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोले. ये जो मैंने मॉलिक्यूल लिखे ना, ये गलत है, इस क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है. मुझे यहां बोलना पड़ेगा 2 into एवोगैड्रो नंबर फॉर्मूला यूनिट. ऐसे बोलना था, 4 फॉर्मूला यूनिट NaCl के, यानी कि 4 मॉलिक्यूल NaCl के एक यूनिट सेल में. तो 2 into एवोगैड्रो फॉर्मूला यूनिट कितने यूनिट सेल में होंगे? बोलो समझ आया या नहीं सबको? क्या ये चीज आप सबको समझ आई? गुड, वेरी गुड. अब इस पे क्वेश्चन, ये जितना मैंने बताया था, ये जितना बताया कि ये जेई मेंस का था, सब कुछ ये जेई मेंस का था. अब अगर यही क्वेश्चन आपको जेई एडवांस में आए, जेई एडवांस में, तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा? अगर आया तो अब क्वेश्चन ही आएगा, from NaCl unit cell all the atoms from a face diagonal plane
are removed, what is formula of resulting solid? क्या आप करके दिखाओगे या मैं पहले सॉल्व करके दूं? Will you like to try? करके दिखाओ। What is the formula of resulting solid? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोडियम में कहाँ है, क्लोराइड में कहाँ है। एक ने पूछा है कि सर आप अनम्यूट करके क्यों नहीं पढ़ाते? मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। भले आप बड़े तमीज से बैठते हो, पर कोई ना कोई कभी भी अनवांटेड पार्टिकल मेरी क्लास में तो पक्का आता है। कल मैंने आईपी को पूरा, वैसे मैं हमेशा म्यूट करके पढ़ाता हूँ, कल मैंने आईपी को भी म्यूट कर दिया था, क्योंकि मेरी क्लास में तो हमेशा कोई ना कोई जंजालत कर ही देता है। इसलिए मैं नहीं ये रिस्क करूंगा, कभी नहीं लूंगा। जितना मर्जी चिल्लाओ, मेरे से बात करो, क्लास के बाद कॉल करो, फोन करो, मेरी आवाज सुन सकते हो आप। चलो पहले करके दिखाओ ये क्वेश्चन सॉल्व। NaCl यूनिट्स, पहले आपको NaCl का स्ट्रक्चर पूरा पता हो कि क्लोराइड कहाँ कहाँ है, सोडियम कहाँ कहाँ है। सुरेश जायसवाल ने कहा है Na2Cl3, विवान ने कहा Na3Cl0। दिल तो मेरा भी करता है कि मैं भी अनम्यूट करके पढ़ाऊं, पर करूं क्या? इतने अच्छे अच्छे लेसन मुझे दे दिए गए हैं रेजोनेंस के विद्यार्थियों द्वारा। तो मैं सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं। सिंपल क्यूब लिया, सिंपल क्यूब, एक क्यूब। तो मैंने सबसे पहले क्लोराइड को कॉर्नर और फेस सेंटर पे रख दिया। ये क्लोराइड आ गया। अब सोडियम प्लस कहाँ कहाँ है? हर एज सेंटर पे रेड कलर वाला सोडियम, और एक बॉडी सेंटर। आपको क्या रेड कलर दिख रहा है ना? क्या आपको रेड कलर दिख रहा है जो मैंने ड्रॉ किया? क्या ये रेड कलर आपको दिख रहा है? ओके, ये सोडियम शेडेड वाला हर एज सेंटर पे, और बॉडी सेंटर पे। अब मैंने ये कहा है एक ऐसा प्लेन जो कि फेस डायगोनल से बना है। फेस डायगोनल अगर मैं देखूं तो ये फेस डायगोनल है, अगर देखो ये फेस डायगोनल, तो फिर ये फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल और ये फेस डायगोनल,
यानी कि मैं इस प्लेन से सारे एटम हटा रहा हूं। तो मुझे बताओगे क्या क्या हट जाएगा इस प्लेन में से? जितने भी एटम्स आ रहे कौन कौन हट जाएगा? कॉर्नर वाला क्लोरीन, फेस सेंटर वाला क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन नहीं हट जाएगा, पर ये भी हटेगा सोडियम, ये भी हटेगा सोडियम। क्या बॉडी सेंटर वाला सोडियम भी हटेगा? क्या ये जो इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर ये जो सोडियम आ रहा है, क्या वो भी तो आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल पे नहीं आ गया। ये देखो, इस फेस का, इस फेस, इस प्लेन का ये जो डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल के सेंटर पे तो बॉडी सेंटर आएगा ही। तो इस प्लेन में ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये, और ये दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये तीसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 3 सोडियम ये वाले हटेंगे, 3 क्लोरीन ये वाले हटेंगे, 3 क्लोरीन ये वाले हट गए। यानी कि मैं यहां से अब इनको हटा रहा हूं। मिसिंग, दिस इज मिसिंग, दिस इज मिसिंग, नहीं सॉरी, दिस इज प्रेजेंट। दिस इज बाय बाय, बाय बाय, gone, bye to this, goodbye, नहीं ये रहेगा, ये रहेगा। ये गया, ये गया, अब आप भी जाओ। तो अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास कितने कॉर्नर बचे? 1 2 3 4 कॉर्नर, 1 2 फेस सेंटर। तो क्लोराइड की कंट्रीब्यूशन अब मेरे पास आ गई 4 कॉर्नर की 1/8, 2 फेस सेंटर की हाफ। तो टोटल 1 2 3 4 कॉर्नर और 2 फेस सेंटर, और ये फ्रंट और बैक फेस सेंटर भी, सॉरी 4 फेस सेंटर, फ्रंट का फेस सेंटर और बैक का फेस सेंटर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मुझे 2 + 1/4 यानी कि 9/4 क्लोराइड मिले। क्या आपको भी यही मिले? जब मैंने ये फेस डायगोनल वाला प्लेन बनाया और वो सारे एटम हटा दिए, तो 4 कॉर्नर से एटम हट गया। तो 4 कॉर्नर से हट गया, तो 4 कॉर्नर पे रह गया क्लोराइड। एक फेस सेंटर और ये फेस सेंटर चले गए। जब 2 फेस सेंटर चले गए, तो 6 में से 4 फेस सेंटर बच गए। तो अब यहाँ पे ये बचेगा 1/2 और ये बचेगा 2, तो ये बचेगा 2.5 यानी कि 5/2। अब सोडियम कहां कहां से हट चुका है? एज सेंटर से चला गया, एज सेंटर से चला गया, और एक बॉडी सेंटर से चला गया। तो कहां कहां सोडियम बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एजेस पर सोडियम बैठा है, और हर एज की कंट्रीब्यूशन 1/4। और बॉडी सेंटर पे सोडियम हट गया, तो ये भी आ गया 5/2। तो फॉर्मूला क्या रह गया सॉलिड का? Na 5/2, Cl 5/2, 5/2 5/2 कैंसिल, फॉर्मूला अभी भी NaCl है, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहता कि डेंसिटी कवर क्या चेंज आया, मैं कहूंगा पहले डेंसिटी कितनी थी, पहले कितने का मास था और कितने का वॉल्यूम था। अगर वॉल्यूम A³ है, मास पहले कितने सोडियम के कारण था? 4 सोडियम के कारण मास था 4, हर एक का मास 23 बाय एवोगेड्रो नंबर। 4 क्लोराइड का मास 35.5 बाय एवोगेड्रो नंबर। तो अब अगर कोई कह दे नई डेंसिटी कितनी है, न्यू डेंसिटी, तो अब मैं बोलूंगा टोटल सोडियम आयन 5/2 है, क्लोराइड भी 5/2। तो मैं बोलूंगा ये बन गया 5/2 टाइम्स 23 बाय एवोगेड्रो नंबर सोडियम, 5/2 टाइम्स हर क्लोराइड का मास 35.5 बाय एवोगेड्रो नंबर डिवाइड बाय AQ। तो बता सकते हो कि पहली डेंसिटी और नई डेंसिटी का रिलेशन। एक ही फेस डायगोनल से, एक ही फेस डायगोनल से हमने सारे प्लेन से एटम हटाए। तो यहां से अब अगर कोई मुझे ये कह दे न्यू डेंसिटी,
और ओल्ड डेंसिटी का रेशो बताओ, तो क्या जवाब आएगा? 5/2/4 5/8 टाइम्स डेंसिटी होगी। इस तरह के सवाल आपको जेईई एडवांस में आएंगे। बताइए क्या आप करने लायक होंगे ऐसे क्वेश्चन? पर आपको पता होना चाहिए फेस डायगोनल वाला प्लेन कौन सा होता है, क्योंकि प्लेन ही नहीं पता तो फिर आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे अगर फेस डायगोनल प्लेन ना पता हो। तो इस तरह के सवाल आप लोगों को आपकी शीट में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए NaCl का स्ट्रक्चर कैसा है। एक प्लेन लिया है, ये कहां बोला राजेश? अगर सारे प्लेन से हटा दो तो कुछ बचेगा ही नहीं। जब तक कुछ नहीं कहा तो एक प्लेन मानना है। ये कहाँ कहा है कि एक प्लेन से हटाने हैं? ने कहा कि सब सारे प्लेन से हटा दो, फिर रहेगा क्या? हद कर दी आपने। अजीब बच्चे हैं, पूरे झंडू बाम। चलो ठीक है, जब तक कुछ में नहीं कहा तो हमेशा कहना है एक प्लेन से ही हटाया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड का। पता है जितने प्यार से मैं आराम से एक एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, इतना तो मैंने किसी बैच में नहीं ऐसे बताया। बाकियों को इतने एग्जाम्पल नहीं मिलते जितने एग्जाम्पल मैं PA5 to PA8 में देता हूँ। उनके नोट्स देख लेना चाहे। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड स्पेलराइट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में सल्फाइड आयंस आर प्रेजेंट इन कॉर्नर as well as at face center of the cube। यानी कि सल्फाइड आयंस कौन सा अरेंजमेंट कर रहे हैं? अगर सल्फाइड में, राजेश गुस्सा कर लेगा, मैं यहां लिख रहा हूं राजेश, एवरी कॉर्नर एवरी फेस सेंटर, नाराज ना हो यू बस, हर कॉर्नर हर फेस सेंटर पे सल्फाइड है। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ सल्फाइड पर यूनिट सेल कितने आएंगे? नंबर ऑफ सल्फाइड्स पर यूनिट सेल विल बी हाउ मेनी? हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8, हर फेस सेंटर की कंट्रीब्यूशन हाफ, तो 4 सल्फाइड पर यूनिट। यानी कि टोटल नेगेटिव चार्ज इन द यूनिट सेल इज, टोटल नेगेटिव चार्ज इन द यूनिट सेल इज -8, क्योंकि हर सल्फाइड पे -2 चार्ज है। तो फिर टोटल न्यूट्रल होने के लिए, पूरे सॉलिड को न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव चार्ज कितना चाहिए? हाउ मच पॉजिटिव चार्ज वी शुड नीड टू मेक द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब टोटल चार्ज को 0 करना। टू गेट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, total positive charge should be +8। तो अब बताओ कितने जिंक आयंस लो, क्योंकि हर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर, हर जिंक का चार्ज है +2, कितने जिंक होने चाहिए? टोटल पॉजिटिव चार्ज 8 करना। वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड KYU, सितांशु, अनुराग, ग्रेट। सो वी नीड 4 जिंक आयंस पर यूनिट सेल। नाउ रेडियस रेशियो ऑफ जिंक टू द रेडियस रेशियो ऑफ सल्फाइड, ये मान लो मैंने क्वेश्चन में आपको दे दिया, और ये दे दिया मैंने, ये डाटा याद नहीं करना, ये क्वेश्चन में मिलेगा। दिस रेडियस रेशियो इज 0.4। अब टेबल से बताओ इसका मतलब कि जो केटायन जिंक है वो कौन सी वॉइड में बैठा है?
दिस cation zinc positive zinc 2 plus is sitting in which void? अगर ये रेडियस रेशो 0.4 है। तन्मय का आंसर गलत है। अनुराग, आई एम प्राउड ऑफ यू। अंकिता साहा, ग्रेट। रोहित सिंह, बल्ले बल्ले। सचिन, वेरी गुड। अनुभव, ऑसम। ओप्पो, एक्सीलेंट। केवायू, ग्रेट। शिखर, ढक्कन। विराट, बल्ले बल्ले, वेरी गुड। So zinc ions are present in tetrahedral void. क्योंकि हमने ये पढ़ा था, अगर रेडियस रेशो केटायन और एनायन का 0.225 से लेके 0.414 के बीच में हो तो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। केटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठेगा तभी वो 4 एनायन को टच करेगा। और क्योंकि ये 0.4 का फिगर इन दोनों के बीच में है तो इससे ये साबित होता है कि भाई जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नहीं बैठा, टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठे। क्या आपको याद है टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होती थी? एफसीसी। एक एफसीसी अरेंजमेंट में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होती? प्रेरणा, कौशिक, एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड। अनुराग, अगेन वेरी गुड। रोहित सिंह, awesome answer. At every body diagonal there are 2 tetrahedral bonds. अब चलो मैं आपसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। ये आपने मेरे को जवाब दे दिया, आई एम इम्प्रेस्ड। मयंक ने बहुत अच्छा आंसर दे दिया कि सर हर बॉडी डायगोनल पे 2-2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड आती है। तो मयंक, मेरा सवाल तेरे से है, अब मेरे और मयंक के बीच में कोई नहीं आएगा। अगर हर बॉडी डायगोनल पे मयंक 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड आती है, लेकिन अगर मैंने हर टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे जिंक को बिठा दिया तो टोटल जिंक कितने हो जाएंगे यूनिट सेल में? अगर हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड आती है और मैंने हर टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे जिंक को बिठा दिया तो टोटल जिंक यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे? अभी तक मुझे सबका आंसर गलत आ रहा है, किसी का सही नहीं आ रहा। अगर मैंने हर बॉडी डायगोनल पे 2-2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होती हैं और अगर मैंने एवरी टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर जिंक को बिठा दिया तो टोटल जिंक कितने हो जाएंगे? यस, वेरी गुड। ओप्पो, वेरी गुड। रोहित, वेरी गुड। मयंक अब चुप कर गया। यदुराज, बिल्कुल ठीक। अनुभव, बिल्कुल ठीक। मयंक, गलत हो गया आंसर, गलत। सार्थक, वेरी गुड। केवायू, वेरी गुड। वंशिका, ग्रेट। टोटल 8 हो जाएंगे, बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला 8। अगर हर टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे बच्चों, हर टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे जिंक बिठा दिए और एक यूनिट सेल के हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड आते हैं तो टोटल टेट्राहेड्रल बॉन्ड की संख्या तो 8 होगी। बिल्कुल ठीक निशान, वेरी गुड। शितांशु, वेरी गुड। तो टोटल जिंक तो 8 हो जाएंगे। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 8 जिंक को पूरी जगह दे दी बैठने की तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज तो 16 हो जाएगा, जबकि मुझे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना रखना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज मुझे कितना रखना है? 8। तो इसका मतलब मैं कितने जिंक को टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे बैठने की इजाजत दूं? 4। यानी कि कितनी टेट्राहेड्रल बॉन्ड एम्प्टी है? 4। यानी कि half of the tetrahedral voids are empty and half tetrahedral void can be accommodate zinc. आपको क्या मेरा ये सेंटेंस भारी भरकम सा मैथ समझ लगा है क्या? कि अगर हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और मैंने अगर ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे जिंक रख दिया तो टोटल 8 जिंक आ जाएंगे। 8 जिंक आ गए तो टोटल पॉजिटिव चार्ज तो 16 हो जाएगा, जबकि हमें टोटल नेगेटिव चार्ज -8 को बैलेंस करने के लिए +8 चार्ज चाहिए। यानी कि हमें जिंक की संख्या आधी करनी पड़ेगी और अगर आधी करनी पड़ेगी तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड पर ही जिंक बिठाएंगे, 4 खाली छोड़नी पड़ेगी। तो अगर आपको किसी ने इसके स्ट्रक्चर में पूछा व्हाट परसेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर एम्प्टी, what percent of tetrahedral voids are empty? Very good Ankita, great, very good Nishan, very good Sitanshu.
50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर एम्प्टी। यही क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा। सो अब मैं यहां लिखवा रहा हूं, coordination number of zinc 2 plus is 4 as it is occupying tetrahedral void therefore zinc 2 plus to balance +8 charge to balance -8 charge, only 4 zinc 2 plus can be accommodated at tetrahedral void. But in FCC, there are 8 tetrahedral voids. That's why this implies 50% of the tetrahedral void are occupied by 4 zinc ions. Remaining half of tetrahedral voids are empty. बोलो समझ आया या नहीं? रिमेनिंग हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर एम्प्टी। 8 में से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड पे जिंक है, सब पे नहीं आ सकता। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया बताओ भाई क्यों नहीं सब पे आ सकता, तो आपके पास क्या जवाब होगा? हर टेट्राहेड्रल वॉइड पे जिंक क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर आपने 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पे जिंक रख दिया तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 16 हो जाएगा, वो चार्ज ही नहीं बैलेंस होगा फिर। जबकि चार्ज बैलेंस होना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो आयनिक सॉलिड टूट जाएगा, पिंजर पिंजर हो जाएगा। तो अब हम इसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सो अगेन मेरे साथ पहले एक क्यूब बनाना, बड़ा वाला, एक सिंपल क्यूब। बस एक क्यूब। अब इसके हर कॉर्नर और स्पेस सेंटर पे ये सल्फाइड आयंस है। कौन है ये? सल्फाइड आयंस। और इस यूनिट सेल की लेंथ मान लेता हूं ए। अब पहले मैं 4 बॉडी डायगोनल ड्रॉ करूंगा। आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं बॉडी डायगोनल। क्या आपको ये ड्रॉ ग्रीन कलर से दिखेंगे? दिस इज वन बॉडी डायगोनल, वन बॉडी डायगोनल। ये ग्रीन कलर से ये लाइन दिखी आपको? मैंने ग्रीन कलर दिखाया आपको, आपको ग्रीन दिखा? ये ब्लैक ही दिखा? चलो मैं कैमरा पास ले जाता हूं। अभी भी ब्लैक दिख रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा अब तो ग्रीन दिखना चाहिए। चलो और पास ले जाता हूं, आपको कैमरे में घुसाई देता हूं। ग्रीन दिखा? अब अगर ब्लू दिख रहा ना तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ग्रीन दिखाया।
ये बॉडी डायग्राम, ये बॉडी सेंटर है। जिसको येलो दिख रहा है वो कलर ब्लाइंडनेस चेक कराओ, मेरे को नहीं पता। अगर मैंने लाइट बंद कर दी तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये बॉडी डायग्राम, और ये चौथा बॉडी डायग्राम। तो मुझे लगता है कि आपको 4 बॉडी डायगोनल दिख गए होंगे। और इन बॉडी डायगोनल पे अगर मैं हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड दिखा दूं, एक इस बॉडी डायगोनल पे, 2 इस बॉडी डायगोनल पे, 2 इस बॉडी डायगोनल पे, 2 और इस बॉडी डायगोनल पे भी 2। क्या आपको रेड कलर के सर्कल दिख रहे हैं? रेड कलर के सर्कल, हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने दिखाई है, पर हर जगह जिंक नहीं है। अब एक ध्यान से कोशिश करना समझने की, बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग सी फील आएगी अगर आपने ये लाइन समझ ली। अगर मैं ये 4 कर दूं ना, चारों टेट्राहेड्रल वॉइड को, आप एक इमेजिन करना, एक क्यूब दिखेगा। मेरी ड्राइंग पे मैं माफी चाहता हूं, पर आपको ये दिखना चाहिए, यहाँ पर क्यूब दिखना चाहिए। इस क्यूब के हर कॉर्नर पे, इस क्यूब के हर कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रही है आपको इस वक्त? कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रही है? हर बॉडी डायगोनल पे 2-2 थी, लेकिन 8 जिंक नहीं रखने। जेड फोल्ड कह रहा है 4 है। कहाँ 4 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये रेड कलर से टेट्राहेड्रल वॉइड है। लेकिन अब जब मैं जिंक को बिठाने लगा हूं, देखो मैं कहां बिठाने लगा हूं जिंक को। अब ये देखो कहां बिठाने लगा हूं। पहला जिंक यहां, एक जिंक। तो अब देखो मैं ऑल्टरनेट कॉर्नर पे बिठाऊंगा। 8 में से 4 चुनने कैसे? ये देखो, ये वाला कॉर्नर छोड़ दो, ये वाला कॉर्नर छोड़ दो जो इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा कॉर्नर छोड़ दो, इससे जुड़ा कॉर्नर छोड़ दो। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये भी छोड़ दो, इससे जो सीधा कॉर्नर पे आ रहा छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो। अब यहां आएगा, फिर अगला देखो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अब ये कॉर्नर, इसी तरह ये कॉर्नर। क्या आपको ये 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर दिखे? 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर। ये सल्फाइड, ये जिंक आयन है, जिंक आयन, यानी कि ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल बॉन्ड है। ऑल्टरनेटिंग क्यों? ताकि इनके बीच की दूरी मैक्सिमम रहे, ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन कम हो जाए। वेरी गुड रोहित, यू आर इंटेलिजेंट, नो डाउट। वेरी गुड रोहित, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, गॉड ब्लेस यू बेटा। क्या हम ये चाहते हैं कि इनके पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन ना रहे, इसलिए इनको दूर दूर रखो, इसलिए ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर्स में। तो मैं ये कह सकता हूं ऑल दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑल दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बट ओनली ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। क्या आपको ये मेरी बात समझ आई है? अगर आप देखो ना, हर बॉडी डायगोनल पे एक आ गई, इस बॉडी डायगोनल पे एक आ गई, इस बॉडी डायगोनल पे एक आ गई, इस बॉडी डायगोनल पे एक, और इस बॉडी डायगोनल पे, हर बॉडी डायगोनल पे एक एक आ गई। ठीक है ना?
समझ आई? अब जरा इधर से देखना, एक ध्यान से सोच के देखना, अगर आपको फील आई तो मजा आएगा मेरे को। अगर ये एक क्यूब के अंदर मिनी क्यूब है, तो अगर मैंने साथ एक मिनी क्यूब बना दिया, और अगर मैंने यहां एक मिनी क्यूब रखा होता, एक और, यहां, तो यहां भी तो अंदर एक मिनी क्यूब बनता इसी तरह का। यहां से एक्सटेंड कर दूं तो एक मिनी क्यूब यहां भी बनता, ऐसे, है ना? तो जैसे इस सल्फाइड के लिए ये 2 जिंक आए हैं ना, ऐसे इस सल्फाइड के लिए यहां भी 2 जिंक आएंगे। जैसे इस सल्फाइड के लिए ये 2 जिंक दिख रहे हैं, वैसे इस सल्फाइड के लिए इधर भी 2 जिंक आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, अगर जिंक, ये ब्लू कलर वाला जिंक है, इसको 4 सल्फाइड टच कर रहे हैं। कौन कौन सा सल्फाइड टच कर रहा है? 1, 2, 3 और ये 4। क्योंकि ये 4, 1, 2, 3, 4 मिलके टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं। ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे थे। एक, दो, तीन, 4 ने मिलके टेट्राहेड्रल वॉइड पे जिंक बनाया। तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक आयन इज 4। लेकिन अगर मैं सल्फाइड की बात करूं, सल्फाइड को अगर ये एक जिंक और ये 2 जिंक मिल रहे, तीसरा इधर मिलेगा, चौथा इधर मिलेगा, ये 4 मिलके टेट्राहेड्रल पे ये जिंक बनाएंगे, सल्फाइड के लिए बनेगा। यानी कि सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन इज आल्सो 4। क्योंकि जैसे इस सल्फाइड को ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे, वैसे इधर भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे। वो 4 जिंक ने मिलके सल्फाइड टेट्राहेड्रल पे बिठा दिया, 4 सल्फाइड ने मिलके जिंक को टेट्राहेड्रल पे बिठा दिया। तो हमने क्या किया, मैं इसको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाई थी मैंने, हर बॉडी डायगोनल पे। तो एक मिनी क्यूब बना के दिखा दिया, मिनी क्यूब। उस मिनी क्यूब के ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे अगर एटम है तो इससे साथ वाला कॉर्नर छोड़ दो, इसके साथ वाला छोड़ दो, इसके साथ वाला छोड़ दो, और एक ऐसा कॉर्नर पकड़ लो कि ये दोनों टचिंग ना हो। फिर इसके साथ वाला छोड़ दो, इसके साथ वाला छोड़ दो, इसके साथ वाला छोड़ दो, तो ये पकड़ लो। फिर इसके साथ वाला छोड़ दिया, इसके साथ वाला छोड़ दिया, इसके साथ वाला छोड़ दिया, और ये पकड़ लिया। और इन 4 जिंक ये पूरे यूनिट सेल के अंदर है। तो ये कितने जिंक आपको यूनिट सेल के अंदर दिख रहे हैं? जो पूरे यूनिट सेल के अंदर है, 1, 2, 3, 4। तो 4 जिंक आयंस पर यूनिट सेल है, 4, और 4 ही सल्फाइड थे। सो हाउ मेनी जिंक पर यूनिट सेल? हाउ मेनी जिंक आयंस पर यूनिट सेल? 4। हाउ मेनी सल्फाइड्स पर यूनिट सेल? 4। आई नो आउट ऑफ स्क्रीन है, आई नो, मैं आपको वापस लेके जा रहा हूं। सो देयर आर 4 जिंक पर यूनिट सेल, 4 सल्फाइड पर यूनिट सेल। तो उनका रिलेटिव रेशियो बताओ कितना आएगा? जिंक और सल्फाइड का रिलेटिव रेशियो 1:1,
relative number of ratio will be 1:1. That's why formula is ZnS, क्योंकि जिंक 4 सल्फाइड 4 से 4 कट गया और ये फॉर्मूला बन गया Zn1S1। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों? क्योंकि जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड में है। टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड। इसी तरह से सल्फाइड के लिए अगर ये 2 जिंक यहां दिख रहे हैं तो नेबरिंग यूनिट में भी 2 जिंक दिखेंगे, तो सल्फाइड को भी 4 जिंक टच करेंगे, जिंक को भी 4 सल्फाइड टच करेंगे। आप मुझे बता सकते हो इस डिस्टेंस को, यहाँ पे जिंक और सल्फाइड दोनों टच कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, क्या मैं ये लिख सकता हूं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस पूरे स्ट्रक्चर का होगा, रेडियस ऑफ जिंक प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड, ये जो डिस्टेंस है ये बॉडी डायगोनल का कितना डिस्टेंस होती है टेट्राहेड्रल वॉइड की? √3a/4, √3a/4। ये आपका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला। और अगर किसी ने आपसे डेंसिटी पूछी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो मास बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम A3। मास में बताओ मैं क्या रखूं, किस किस का मास रखूं, किस किस का मास यूनिट सेल के अंदर कौन कौन है और कितना कितना है? यूनिट सेल के अंदर 4 जिंक है और 4 सल्फाइड है, 4 जिंक का मास और 4 सल्फाइड का मास रखना है। 4 टाइम्स मास ऑफ जिंक आयन प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ सल्फाइड आयन। तो एक जिंक का एटॉमिक मास है 65.3 डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर, प्लस 4 सल्फाइड है जिसका मास 32 डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर डिवाइड बाय AQ। लेकिन A और R का रिलेशन, ये रिलेशन काम का, सोडियम क्लोराइड में क्या रिलेशन आया था? सोडियम का रेडियस प्लस क्लोराइड का रेडियस इज a/2। वहां था सोडियम का रेडियस प्लस क्लोराइड का रेडियस a/2, यहां क्या आया? जिंक का रेडियस प्लस सल्फाइड का √3/4। तो आई थिंक आपको ये स्ट्रक्चर दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको ये इनकी पोजीशन अगर याद ना रही तो फिर आपका ये क्वेश्चन खराब हो जाएगा जेई एडवांस के लिए। पर जो आपने लिखा है बोर्ड पे, हूबहू क्वेश्चन जेई मेंस और बोर्ड एग्जाम में आएगा। एडवांस में ऐसा आएगा, मान लो कोई मैंने आपसे ऐसा क्वेश्चन बोल दिया था, ध्यान के सोच के बताना इस क्वेश्चन में। अगर मैंने इसके राजेश तेरे लिए एक बॉडी डायगोनल से सारे एटम हटा दिए, तो बताएगा कौन कौन हट जाएगा? एक बॉडी डायगोनल से सारे आयंस हटा दिए, दिस इज बॉडी डायगोनल। तो यहां पर कौन कौन हट जाएगा? इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से आयंस हट जाएंगे? एक जिंक और 2 सल्फाइड, एक जिंक और 2 सल्फाइड। सारे बॉडी डायगोनल से नहीं हटाने जब तक क्वेश्चन में ना कहा हो, एक से हटाने जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो एक बॉडी डायगोनल से हटाना। अगर मैंने कहा फेस डायगोनल के सारे एक फेस के सारे एटम्स हटा दो, अगर मैंने ये क्वेश्चन में कहा कि एक फेस से सारे एटम हटा दो, एक फेस से, तो कितने कॉर्नर और फेस सेंटर हटेंगे? कॉर्नर वाले 4 और एक फेस सेंटर वाला। अच्छा, अगर मैंने कहा एक फेस डायगोनल से सारे एटम हटाने, एक फेस डायगोनल से, ये फेस डायगोनल है, ये वाला फेस डायगोनल, दिस टू दिस फेस डायगोनल, 2 कॉर्नर से एक फेस सेंटर से, 2 कॉर्नर से एक फेस सेंटर। इस तरह के सवाल आएंगे जेईई एडवांस में। पर भाई गुरु, ये सारा याद होना चाहिए कि सल्फाइड कहाँ कहाँ है, जिंक कहाँ कहाँ है, उसको कौन सी वॉइड में बिठाया, सारे बॉडी डायगोनल पे सब हर जगह जिंक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चार्ज बैलेंस करना था। फिर ऑल्टरनेटिंग क्यों लगाए? ऑल्टरनेटिंग ताकि ये दूर दूर रहे, इनके बीच में पॉजिटिव रिपल्शन बंद हो जाए। क्या ये बेचारा नंगा बैठा हुआ है, नेकेड है? नहीं, इसको ढका हुआ है इन 4 सल्फाइड में।
इन 4 सल्फाइड ने ढका हुआ है इसको पूरा। इसी तरह इस सल्फाइड को 2 जिंक ने यहां, इधर से 2 जिंक ने, हर सल्फाइड को चारों ने ढका हुआ। तो आई होप आपको जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया होगा। So with this, I'm going to end up today's meeting. I really hope you must have liked the class. Going to end the meeting. Homework आपको ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया हुआ है। Thank you यदुराज, thanks a lot. God bless you. और मैंने आपको होमवर्क ग्रुप में पोस्ट कर दिया है एंड आई रियली होप कि आपको डेडलाइन तक वो होमवर्क करना है। डेडलाइन तक आप मेरे से डाउट्स पूछते रहोगे। फोन पर सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। चलिए बच्चों, going to end up the meeting. Thank you so much. God bless you. Have a nice day ahead. Due dates 27th मई है, बिल्कुल ठीक 27th मई।